हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं द्वितीय वर्ष का विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। जी हाँ, उसकी इकाई 2 जिसका नाम है बच्चों के विचारों को समझना। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण द्वितीय वर्ष का जो विषय है, इसकी इकाई 2 हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले ही ऑलरेडी हम इकाई 1 की वीडियो ला चुके हैं, जिसमें हमने इकाई 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर, अति लघु उत्तर, अति दीर्घ उत्तर, इन सभी प्रश्न उत्तर की बात की है। साथ ही साथ आज के स्टूडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकाई 2 बच्चों के विचारों को समझना, इसके अंक विभाजन की। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें आने वाले अंक के प्रश्न, जैसे कि 2 अंकों के प्रश्न, 1 अंकों के प्रश्न, 3 अंकों के, 4 अंकों के, 5 अंकों के, इन सभी की बात हम करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आज के इसमें हम वीडियो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से, आने वाले डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, कौन से प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, कितने वस्तुनिष्ठ आएंगे और कितने लघु और दीर्घ उत्तरीय आएंगे, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी वीडियो पसंद आती है जरा से भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो में आप और क्या बदलाव चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, मैं शुरू करता हूं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में थोड़ा सा बताना कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी जो है भारत की ऐसी संस्था है जो प्रदेश भर में हमारे किसी भी राज्य से, देश भर के किसी भी राज्य से छात्रों का एडमिशन, प्रवेश कराती है विभिन्न कोर्सेज में। हमारे यहाँ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के द्वारा आपको विविध कोर्सेज जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, रीट, एमपीटीटी और भी विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। जी हाँ, आप प्रवेश ले सकते हैं इच्छित कोर्सेज में। आप डिस्टेंस मोड या फिर नियमित रेगुलर प्राइवेट से भी कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप चाहें डिग्री प्राप्त करना, डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारतवर्ष की एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सैकड़ों हजारों छात्रों ने हमसे जुड़कर अभी तक डिग्री शिक्षा प्राप्त की है, साथ ही साथ उच्च पदों पर नियुक्ति भी प्राप्त की है। अगर आप भी अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, दिए गए विभिन्न कोर्सेज में से प्रवेश चाहते हैं, अपने सगे संबंधियों का, अपना या किसी का भी प्रवेश चाहते हैं, फीस से जुड़ी संबंधित जानकारी, कोर्स से संबंधित जानकारी, कॉलेज से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको पूरी सहायता मिलेगी, आपका सारा डाउट क्लियर कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बात की श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। पूरे भारत भर में कोई भी संस्था आपका प्रवेश कराकर आपको छोड़ देती है आपके भरोसे, लेकिन यहाँ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा इस प्रकार के डीएलएड के स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी खासियत है, ये श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की खासियतें हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं और अब बढ़ते हैं कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं, उनका अंक विभाजन कैसा है इकाई 2 का। तो इस इकाई 2 का जो कुल अंक आवंटित है वो है अंक 15। जी हाँ, इकाई 2 पर कुल कितने अंक आवंटित है? 15 अंक आवंटित है। यानी इकाई 2 यूनिट 2 से मिलेंगे कुल मार्क्स 15। तो बहुत बड़ी इकाई है। जी हाँ, 15 नंबर कम नहीं होते। अगर 2 विषय आप पढ़ लो, 2 इकाइयां पढ़ लो 15 में 15 की, तो 30 नंबर तो ऐसे हो जाएंगे। 30 में से 25 भी मिल गए और प्रैक्टिकल के जोड़ ले जाए तो भाई आप तो पास हो जाते हैं विषय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पास होने के लिए। एक मार्क्स का सिर्फ एक प्रश्न, यानी कि एक ही वस्तुनिष्ठ आता है, वो भी एक वाक्य में आता है। जी हाँ, एक ही आता है और एक वाक्य में आता है। तो 1 मार्क्स का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा अति लघु उत्तरीय, 3 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा लघु उत्तरीय, फिर आएगा 4 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय और आएगा 5 नंबर का अति दीर्घ उत्तरीय। जी हाँ, इस प्रकार से एक 2 3 4 5, ठीक, 5 4 9 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक आवंटित है इस इकाई 2 पर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं, उनमें कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला जो है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाला गुण कौन सा है। जी हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छात्रों के अंदर, बालक के अंदर, अब मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि इसका नाम है बच्चों के विचारों को समझना। तो बच्चों से और बच्चों के विचारों से, बच्चों को समझाने से जुड़े हुए सारे सवाल यहाँ पर रहेंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला यही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भाई बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक सोच जो है, विजन, ये डालना होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाला गुण कौन सा है? सुस्पष्टता, यानी क्लियरिटी होती है, पूरा क्लियर होता है, सुस्पष्टता। जी हाँ, सब कुछ स्पष्ट रहता है, साफ सुथरा रहता है कि भाई हाँ ये करना होता है, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई धोखा नहीं, ठीक। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाले गुण है सुस्पष्टता।
नंबर 2, विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अन्वेषण विधि। जी हाँ, विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि को सबसे अच्छा विधि कहा गया है विज्ञान सिखाने के लिए, साइंस को समझने के लिए। अगला देखिए, पर्यावरण का प्रकार क्या है भाई? पर्यावरण के कितने प्रकार है भाई? 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। जी हाँ, ऐसा आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के कितने प्रकार है? प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये पर्यावरण के क्या है? प्रकार है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है भाई? पर्यावरण शिक्षा जो दी जाती है उसका क्या उद्देश्य है? मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या है? तो भाई पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है ज्ञान, समझ, कौशल तथा जागरूकता। जी हाँ, छात्रों में, व्यक्तियों में, बच्चों में ज्ञान हो, समझ हो, उनमें पर्यावरण को बचाने की कौशल हो, साथ ही साथ जागरूकता भी रहे। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य से पर्यावरण क्यों सिखाया जाता है? आपको पर्यावरण शिक्षा विषय क्यों है? आप छात्रों को क्यों पढ़ाएंगे? ताकि बच्चों को पर्यावरण के बारे में पूरा ज्ञान रहे, बच्चे पर्यावरण के बारे में पूरी समझ रखें, पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहे, पर्यावरण को तभी बचा पाएंगे। अगला, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा वो व्यक्ति हैं जो चिपको आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था इन्होंने। चिपको आंदोलन को पता होगा कि जब कुछ लोग पेड़ काटने जंगल में घुसे तो गांव के लोगों ने क्या किया, उस जाति के लोगों ने क्या किया, पेड़ के चारों ओर चिपक गए थे हाथ पकड़ के, ताकि पेड़ ना काटे जाए। और इस लकड़हारों ने फिर भी नहीं सुना, उन्होंने मारा, कुल्हाड़ी चढ़ाई, जिससे कई लोग मारे भी गए, घायल हुए, कई लोग मारे भी गए। तो ये चिपको आंदोलन था कि जब भी कोई पेड़ काटने जाएगा तो लोग पेड़ से चिपक जाते थे, घेरा बना लेते थे चारों ओर से, तो इसको चिपको आंदोलन कहा जाता था। ये बहुत ही चर्चित, जी हाँ, पर्यावरण का बहुत ही चर्चित आंदोलन है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी जब पर्यावरण की बात की जाती है तो इसको पढ़ाया जाता है एक उदाहरण के रूप में कि लोग पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा ये नेता है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने चिपको आंदोलन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इन्होंने लीड भी किया, फेमस बनाया। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? पहली बार इन्वायरमेंटल जो मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस जो हुआ, वो कब हुआ था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन सन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन सन 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव तापीय प्रदूषण से संबंधित है। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ने से, हीट बढ़ने से आता है। तो भाई तापीय प्रदूषण यानी हीट वाला जो पॉल्यूशन होगा ना, उससे, यानी कोयला जलाने से, लकड़ी जलाने से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे हमारे पृथ्वी का, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस मतलब गर्म करने वाली हवा, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जाती है, इस प्रकार की हवा को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और यह तापीय प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तापीय प्रदूषण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन छेद के प्रभाव से, जो ओजोन लेयर होती है उसमें छेद है ना, तो ओजोन छेद के प्रभाव से पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, पैराबैंगनी किरणें, रेज किरणें, सूरज से हार्मफुल, हानिकारक कुछ किरणें निकलती हैं। अब वो किरणें जो है ऊपर छन के आती है, क्योंकि ऊपर में ओजोन की परत है, हमारे अर्थ पे ओजोन O3 ओजोन की परत है, सुरक्षा कवच जैसा है। तो सूरज की किरणें आ रही हैं मान लीजिए, और ये अर्थ का सुरक्षा कवच है, तो किरणें इसको टकराकर वापस चली जाती हैं। जो हानिकारक किरणें होती है टकराकर वापस चली जाती हैं, और काम की किरणें नीचे आती हैं। तो ओजोन से संबंधित यहाँ पर एक पैराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पर पड़ जाए तो हमें बीमारी होगी, कैंसर तक हो सकता है। ठीक है, तो पैराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक है। इन पैराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन लेयर। लेकिन ग्रीन हाउस गैस की वजह से, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, और उन छेद में से किरणें आ जा रही है। मतलब ऐसी लेयर था पूरा, एक भी पार नहीं हो रही थी, लेकिन अब छेद हो गया तो लेयर पार होकर अंदर घुस आएगी, तो अब उससे बीमारियां होंगी बहुत सारी, अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ेगा। ठीक, तो ओजोन छेद के प्रभाव से पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1986 में हुई, 1986 में विश्व वन्य जीव कोष। जी हाँ, वन्य जीवन कोष, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1986 में हुई थी। अगला देखिए, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? जो बायोगैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। कौन सी? मीथेन गैस। अब बायोगैस में दो तीन चीजें, गोबर गैस
और बायोडिग्रेडेबल चीज यानी कि जो चीजें जो पृथ्वी से जैविक हो, जब जैविक चीजें सड़ती हैं तो वो गैस बनाती हैं जिसे हम बायोगैस कहते हैं। इस गैस का इस्तेमाल करके हम खाना बनाने में, बिजली बनाने में, अन्य कामों में उपयोग में ला सकते हैं। तो जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस। चलिए एक बार फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर लघु उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाला गुण है सुस्पष्टता। विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है अन्वेषण विधि। पर्यावरण का एक प्रकार है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है ज्ञान, समझ, कौशल और जागरूकता। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव तापीय प्रदूषण से संबंधित है। ओजोन क्षेत्र के प्रभाव से पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1986 में हुई थी। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। तो यहां पर मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए वस्तुनिष्ठ वाले। अब बढ़ेंगे अति लघुत्तरी 2 नंबर के जो प्रश्न उत्तर आ सकते हैं या फिर 3 नंबर के लिए भी आ सकते हैं, हो सकता है 4 के लिए भी आ जाए, उनकी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला है पर्यावरण के शिक्षा के उद्देश्यों में ज्ञान की क्या भूमिका है। पर्यावरण शिक्षा के जो उद्देश्य है उसमें ज्ञान यानी कि नॉलेज से क्या फायदा होता है। पहला देखिए भाई, जागरूकता। नॉलेज से जागरूकता आती है, अवेयरनेस आती है, जागरूक होंगे पर्यावरण के बारे में। फिर उसके बाद क्या है, ज्ञान। हमें ज्ञान होगा पर्यावरण के बारे में, क्या करने से पर्यावरण को नुकसान होता है, क्या नहीं करने से पर्यावरण बच जाता है, तो इस बात का हमें ज्ञान हो जाएगा ताकि हम दूसरों को भी समझा सिखा पाएंगे। अगला अभिवृत्ति, फिर कौशल, फिर मूल्यांकन कुशलता। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सब के सब पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। जी हाँ, डीएलएड में पूछता है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में बता दे रहा हूं, जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल और मूल्यांकन कुशलता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको एक लिखना है। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में ज्ञान की प्रक्रिया निम्नलिखित दी गई है। डैश नंबर 1 जागरूकता। जागरूक रहना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, वैसा वैसा बोल बोल के लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर ज्ञान, ज्ञान से भी वही आपको 2-4 लाइन बोल के घुमा के लिख देना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीखते कैसे एक्चुअली में। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कभी जंगल में थोड़ी घूमने जा रहे हैं, या छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे क्या वो एकदम सीधे सीधे मोटी किताब उठाकर पूरा पढ़ने लगते हैं, नहीं। छोटे बच्चे हमेशा दूसरों को देखकर सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो भाई बच्चे वातावरण से और अनुकरण, अनुकरण मतलब दूसरे को देखकर सीखना। जी हाँ, तो छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं भाई, वातावरण और अनुकरण से। तो वातावरण से कैसे सीखते हैं, अनुकरण मतलब फॉलो करना, ठीक है। मान लीजिए उनके पिताजी हैं, उसके दोस्त है, उसका कोई आइडियल है, उसका कोई क्लोज है जिसका वो अनुकरण करेगा, मतलब उसको फॉलो करेगा। तो बच्चे जो है इस उम्र में अनुकरण से सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो अनुकरण से सीखते हैं। साथ ही साथ वातावरण का उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वातावरण गर्म है, ठंडा है, झगड़े वाला है, शांति वाला है, धार्मिक है, कट्टरता है, किसी प्रकार का माहौल जो होगा उसी प्रकार का नजर आएगा, ठीक। तो बच्चे कैसे सीखते हैं भाई, वातावरण से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। दूसरे जानवरों से, पेड़ पौधे से अच्छा ज्ञान लेते हैं कि पेड़ फ्री में ऑक्सीजन देता है, नदी फ्री में बहती रहती है, तो ये भी ज्ञान की तरह है, ये बच्चे सीखते हैं। अगला देखिए, 7-8 साल के बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं। जो 7-8 साल के बच्चे होंगे, जो छात्र होंगे, उनको पर्यावरण के बारे में क्या पता होगा। पर्यावरण बोलेंगे तो बताएंगे पेड़ पौधे, नदियां, जंगल, है ना, पशु पक्षी, इसको बोला जाएगा। तो भाई सेम बिल्कुल सही आंसर है, कोई गलत नहीं है, ठीक। कि 7-8 साल के बच्चों को पर्यावरण के बारे में अगर पूछेंगे तो क्या क्या जानते हैं भाई, तो बताएंगे भाई कि हम पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं। हाँ, पर्यावरण का मतलब होता है पेड़, जंगल, है ना, फ्रूट्स, और तो और खेती, और क्या बताएंगे वो बाद में फिर वो कुछ और बताएंगे, जैसे कि उनको मन में ध्यान, जो उन्होंने देखा हो, पशु पक्षी देखा होगा, अंडे देते हुए देखा होगा पक्षियों को, छोटे बच्चे होते हैं वो देखा होगा आपने कि पक्षियों से छोटे अंडों में से छोटे बच्चे निकलते हैं, ये सब। यानी छोटे बच्चे जो है वो उस पर्यावरण को जानते हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशन की परिभाषा नहीं पता, लेकिन आसपास वो सारे पर्यावरण को जानते हैं कि भाई धूप है, ठंडी है, गर्मी है ना, जंगल ढेर सारे हैं, कोई जंगल नहीं है, पेड़ कम है। ये सब कहाँ से सीखते हैं भाई, वो सारे बच्चे सीखते हैं वातावरण से, या फिर अनुकरण करके किसी को फॉलो करके भी सीखते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भाई पर्यावरण के विषय में बच्चों के ज्ञान का पता किस प्रकार लगाना चाहिए। पर्यावरण का अगर विषय है, पर्यावरण के बारे में जानना है, तो बच्चों से कैसे पता लगाओगे आप। बच्चों से कैसे पूछोगे कि भाई हाँ पर्यावरण के बारे में तुमको ज्ञान है कि नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो भाई उदाहरण दे दो। उदाहरण से समझाया जा सकता है बच्चों को कि बच्चों इन्होंने पर्यावरण नहीं बचाया तो देख लो इनका क्या हो गया, या फिर इस राज्य पर्यावरण बचाने के लिए कार्य किए, ये नियम बनाए, देखो कितना राज्य उनका आगे है, तो ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, हम
और कर सकते हैं कि हम खेल खिलवा सकते हैं क्लास में, पर्यावरण को बचाने वाला खेल खिलवा सकते हैं कुछ ऐसा, या फिर उदाहरण वाली गतिविधियां भी करवा सकते हैं, कुछ और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अभी मैंने दिया था, गतिविधियां भी करवा सकते हैं, कुश्ती या लड़ाई, ऐसा कुछ भी। ठीक, तो बच्चों में भाई पर्यावरण के विषय में बच्चों का जो ज्ञान होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो ज्ञान कैसे दिया जाएगा, खेल खेल में, उदाहरण के साथ, और साथ ही साथ अन्य गतिविधियों के साथ। तो इस प्रकार से जो है बच्चों को पर्यावरण के बारे में पूछा जा सकता है, उन्हें पर्यावरण के बारे में कितना ज्ञान है पता किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये होगा सबसे महत्वपूर्ण 14 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चंस, और उनके आंसर आपके सामने हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूं, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पॉज करके लिख भी सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये तो बात हो गई पूरी तरह से इकाई 2 के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की। अब हम बात करेंगे लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। लेकिन उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट भी कीजिए, वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी द्वारा विविध कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, डीएड, बीएड, बीफार्मा, डीफार्मा, रीट, एमपीटीईटी, इन विभिन्न कोर्सेज में और भी कई तरह के कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आप बहुत ही कम फीस में बहुत ही विश्वसनीय संस्था के साथ जुड़कर आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, डिग्री प्राप्त करने का, सरकारी अधिकारी बनने का। जी हाँ, तो आज ही संपर्क कीजिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में, दिए गए नंबर पर फीस संबंधी, कोर्स संबंधी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, जब बात हो गई है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों में सबसे पहला है 16वें नंबर का कि बच्चों को पर्यावरणीय विचारों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। बच्चे जब पर्यावरण के बारे में सोचते हैं तो उनमें कौन कौन सी विशेषता होती है, मतलब बच्चे किस तरह से पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। तो इसमें पहला आप लिखेंगे भाई कि बच्चों के पर्यावरण विचारों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, सामान्य वर्ग से संबंध। बच्चे हमेशा सामान्य चीजें सोचते हैं, वो बहुत ही बड़ा नहीं सोच पाते, सामान्य वर्ग से संबंधित सामान्य चीजें, छोटी चीजें सोचते हैं, बहुत ही कठिन कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सोचते, सरल चीजें सोचते हैं। कल्पना है वास्तविकता, वो पर्यावरण के बारे में जो भी चीज सोचते हैं या तो वो हकीकत में होता रहेगा कि भाई कोई अंकल पेड़ काट रहे तो अंकल को रोकना पेड़ काटने से, ऐसा बालक सोचता है, या फिर वास्तविकता से जगह कल्पना में सोचेगा कि मेरे पास कोई सुपर पावर होगी तो मैं किसी को पेड़ नहीं काटने दूंगा, चारों तरफ पेड़ उगा दूंगा। तो कल्पना भी होती है ना, तो कल्पना और वास्तविकता इन दोनों से जुड़ा होता है उनका पर्यावरणीय विचार। फिर उसके बाद सामान्य गुण, बालकों में सामान्य गुण होते दूसरों की तरह, जैसे कि वो क्या करेंगे, पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो, लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर पर्यावरण बचाने के लिए वही छोटी चीजें करेंगे जो दूसरे बाकी करते हैं। फिर अनुभव, वो अपने अनुभव के द्वारा भी पर्यावरण के बारे में सीखते हैं, कि वो कभी देखेगा कि जंगली जानवर का शिकार करते हुए देखेगा, उसे कटते हुए मारते हुए देखेगा, कोई किसी को खाते हुए देखेगा, तब तो बालक सीखेगा कि नहीं ये तो गलत है। साथ ही साथ व्यक्तिगत भिन्नता, यानी अलग अलग बालक में अलग अलग व्यक्तित्व होता है। तो कोई अगर शांत और बहुत ही शांत व्यक्ति है, कोई बालक बहुत ही ज्यादा उद्दंड है, तो वो पर्यावरण के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, उसे दिन भर शरारत मस्ती मजाक सूझेगा। बाकी शांत व्यक्ति जो है, शांत बालक जो है, वो देखेंगे आप चित्रकारी करेगा, सेव वाटर, पानी बचाओ, सेव अर्थ बचाओ, सेव प्लेनेट, इसके बारे में भी क्या करेगा, इसे चित्रकारी करेगा, यानी उसकी सोच उसके कामों में झलक दिखाई देगी। ठीक, तो ये हो गया कि बच्चों के पर्यावरण विचारों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस तरह की विशेषता, इस तरह की खासियत बच्चों के विचारों में देखने को मिलती है। अगला देखिए भाई, ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ब्रूनर जो है उन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए थे, उनकी बात करते हैं। तो ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत जो है वो 4 प्रतिमानों पर प्रयोग किया जाता है। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत को 4 चीजों पर अमल में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पहला भाई, वस्तु, व्यक्तियों तथा घटनाओं की पहचान। ब्रूनर कहता है कि अगर सीखना है तो पहले व्यक्तियों की, वस्तुओं की तथा घटनाओं की पहचान करते आना चाहिए, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, उनकी समझ परख होनी चाहिए, तभी अच्छे से सीख पाएंगे। तो अधिगम या सीखने की ब्रूनर के सिद्धांत की सबसे पहली चीज है वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं की पहचान होनी चाहिए, तभी सीख पाएंगे ना, वरना भूल जाएंगे चीजें तो सीख नहीं पाएंगे। दूसरा, उचित रचना कौशल, देखने के पश्चात उसे लिखना, उसे अपने दिमाग में सोचना, ये तो यानी
एक पूरा रूपरेखा जो बनाना है उसकी रचना बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से हम उसकी रचना कर पाए। उदाहरण के तौर पर हमने कहीं एक्सीडेंट होते हुए देखा, ट्रक और ट्रॉली की भिड़ंत होते हुए देखी, फिर किसी को आके बताना है तो कैसे बताएंगे? ऐसे ही जैसे हमने देखा बस नहीं, अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए, बहुत तरीके से, है ना। तो उचित रचना कौशल होना चाहिए। साथ ही साथ प्रत्ययों का विश्लेषण, यानी जो छोटी चीजें भी हैं वो भी बहुत डिटेल में विश्लेषण एकदम बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, उनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसे पूर्ण सुव्यवस्थित होकर डिस्क्राइब या विस्तृत जानकारी में लिखा होना चाहिए। फिर अभ्यास, भाई अभ्यास से भी सीखा जा सकता है, बार बार किसी चीज को दोहराने रटने से उसे सीख लिया जाता है। तो अभ्यास जो भी है एक तरीका है जिससे हम सीखने के सिद्धांत को समझ सकते हैं। जिसने दिया है, किसने? ये ब्रूनर ने दिया है। तो ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत को समझने के लिए हमें 4 प्रतिमानों पर ध्यान देना पड़ेगा। 4 प्रतिमानों का प्रयोग करना होगा। कौन सा? वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं की पहचान, उचित रचना कौशल, साथ ही साथ प्रत्ययों का विश्लेषण एवं अभ्यास। जी हाँ, इन 5 चीजों से हम क्या कर सकते हैं? ब्रूनर के सिद्धांतों का प्रतिमान, 4 प्रतिमानों को जान सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 17वां प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते हैं 18वें की तरफ। तो 18वां प्रश्न उत्तर है, बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियों का वर्णन कीजिए। बच्चे जो है वो पर्यावरण को कैसे सीखते हैं, पर्यावरण के बारे में कैसे सीखते हैं, कौन से तरीकों से सीखते हैं, उन विधियों को बताना है। तो भाई पहला, करके सीखते बच्चे। बच्चे खुद पेड़ लगाकर सीखते हैं, बच्चे खुद पेड़ बचाकर सीखते हैं, जानवरों की मदद करके, है ना। पर्यावरण के बारे में कैसे सोचेंगे? खुद करके। फिर अनुभव से सीखते हैं वो अपने, उनके साथ कोई घटना घटित होगी तो भी वो सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई बालक जो है उससे कोई पेड़ का नुकसान हो जाए या उससे कोई जानवर का नुकसान हो जाए तो उसे समझ में आता है, उसे फील होता है, महसूस होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने अनुभव से भी सीखता है। या उसके आसपास किसी ने पेड़ काटे हो तो छाव कम हो गई हो या उसे बुरा लगा हो ऐसा, तो सीख जाता है। फिर मूल प्रवृत्ति द्वारा सीखना, वो अपनी मेन आदतों से, मूल आदतों से सीखता है। जी हाँ, मूल प्रवृत्तियां होती है दूसरों की मदद करना, सहानुभूति रखना, भावनात्मक रूप से सोचना। तो भावनात्मक सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के लिए भी भावना उत्पन्न हो जाती है, उससे भी सीखते हैं। अभ्यास द्वारा, बार बार अभ्यास करके, अनुभव द्वारा, अनुकरण द्वारा, संघर्ष द्वारा, कई चीजों से बालक जो है पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। यहाँ मैं हर एक को यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन हाँ याद रखिए कि बालकों में पर्यावरण के अधिगम की विधियां जो हैं वो बहुत सारी हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि करके सीखना, अनुभव से सीखना, मूल प्रवृत्ति द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना और अनुकरण द्वारा सीखना। मतलब बालक सीखते कैसे हैं? अनुकरण, दूसरे को कॉपी करके, अभ्यास बार बार प्रैक्टिस करके, मूल प्रवृत्ति यानी अपने खुद के गुणों से, फिर अनुभव, खुद के एक्सपीरियंस, अनुभव से उनके साथ जो घटना घटी होगी, और साथ ही साथ करके सीखते। किसी भी कार्य को सोचते नहीं है कि इससे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलो करके देख लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, करके सीखते नहीं, हमसे गलती हो गई अब नहीं करेंगे, यहाँ अच्छा हो गया बार बार करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ पर एक निबंध लिखिए। जो बच्चे होते हैं 7-8 साल के, उन बच्चों की, 10 साल तक के बच्चे की पर्यावरण के बारे में क्या समझ होती है, पर्यावरण को क्या समझता है, पर्यावरण के बारे में वो क्या जानता है, इस पर एक निबंध लिखना है। तो एक 10 साल के बच्चे की तरह सोचिए, पर्यावरण, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो वो बहुत ही प्यारे होते हैं, इन्हें जीने का हक होता है, इनके साथ खेलने में पेड़ हमें छाव देते हैं वगैरह। मतलब ऐसी सोच होनी चाहिए। छोटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन छोटे बच्चों में जो मासूमियत होती है, मासूमियत तरीके से पर्यावरण को बचाने की, उस पर निबंध लिखना है। तो भाई वो लिखिएगा यहाँ पर, एक बच्चे की तरह सोचिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20, केस स्टडी के बारे में लिखिए। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी का अर्थ होता है किसी भी टॉपिक, किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के बारे में डिटेल में एकदम विस्तृत जानकारी होना। जी हाँ, किसी के बारे में एकदम विस्तृत, बहुत ही डिटेल में जानकारी होना, इसे केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी में उसका वर्तमान, उसका इतिहास और आने वाला भविष्य भी बताया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था और ऐसा हो रहा है, ये सारी जानकारी मिलती है। तो केस स्टडी जो है एक खास विशेष तौर पर किया जाता है। पर्यावरण पर भी किया जा सकता है केस स्टडी। अक्सर पर्यावरण पर होता है कि ये पेड़ पौधे जो है गायब क्यों हो रहे हैं, ये जानवर विलुप्त तो कैसे हो गया, इस जानवर को बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सारे जो केस स्टडीज हैं चलते रहते हैं। जी हाँ, ये सारे केस जो है ये चलते रहते हैं और इनसे ही लोग सीखते हैं। ठीक, तो ये केस स्टडी है। जानकारी इकट्ठा करना केस स्टडी कहलाता है। जानकारी जगह जगह से निकाल कर इकट्ठा करना, लिखना, केस स्टडी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात कर दी मैंने 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। इन्हीं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों में से डेढ़ की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी को क्या करना है, ये कंठस्थ कर लेना है, हो सके तो कॉपी में लिख भी लेना है। इनके उत्तर कैसे लिखने हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से जो मैंने समझाया, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जरूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।
आप जुड़े रहिए हमारे श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करें इकाई 3 की। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाई 3 की बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इसी तरह श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। साथ ही साथ वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट कर दीजिए। और अगर आप विविध कोर्सेस में श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के वेरियस कोर्सेस में प्रवेश पाना चाहते हैं, जैसे बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीएड, डीएड, बीफार्मा, डीफार्मा, रीट, एमपीटीटी, इनमें और साथ ही साथ और भी विभिन्न कोर्सेस में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरे भारतवर्ष से सैकड़ों हजारों छात्रों ने अभी तक प्रवेश लेकर अपना सपना पूरा किया, डिग्री प्राप्त करने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। तो आप भी देर मत कीजिए, चूकिए मत, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। हर प्रकार की फीस से लेकर कॉलेज से लेकर कोर्स तक की जानकारी सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।